रामलीला और रासलीला की बात करते हैं तो रामलीला की बात और रामनगर की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। रामनगर की रामलीला के बारे में ये कहा जाता है कि ये 150 वर्ष पुराना एक लोक नाट्य है जो कि सदियों से चला आ रहा है। और पता है जब हमने सेमिनार अटेंड किया था तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली कि रामलीला को करने के लिए पहले जो बड़े बड़े वहाँ पे कलाकार रहते थे वो कौन होते थे, वो हम लोगों में से ही कोई होता था, जिनमें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जो है किसी प्रोफेशनल क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट में माहिर है, या फिर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है। तो जो अच्छा अभिनय करता था और जिनके में टैलेंट होता था वो रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे। आज भी हमारे बनारस से बहुत पास में है रामनगर, आज भी मतलब मैंने 2-1 लोगों से पूछा कि यहाँ पे रामलीला में क्या स्पेशलिटी है। 1-2 बार देखने के लिए मैं गई भी थी, लेकिन अलग अलग चौराहा, अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाओं का यहाँ पे मंचन होता है। मैं रामनगर की बात बता रही हूँ। और पता है कैसे रामलीला में लोग ऐसे कान को ऐसे करते थे, कान को ऐसे करके रामलीला सुनते थे। मतलब आपको एक स्टोरी के रूप में मैं बताती हूँ कि पहले माइक होता नहीं था, लोग समझते थे कि जो मंच पे चढ़े हुए लोग हैं वो क्यों इतना जोर से चिल्लाते हैं, जोर से चिल्लाते थे, लेकिन दर्शकों को सुनाई इसलिए पड़ता था बिना माइक के क्योंकि कान को वो फोल्ड कर देते थे। कान को वो जैसे ही फोल्ड करते थे और उसकी आवाज़ एकदम बहुत क्लियर आती थी। और ज़्यादातर रामनगर की रामलीला में पुरुष पात्र पहले काम करते थे, अब स्त्री पात्र जुड़ते हैं किसी किसी घटनाओं में। और वहाँ पे सब जगह चौराहा है, एक रोड है, कहीं पे जैसे 22 से 23 दिन रामलीला का मंचन हो रहा है तो अलग अलग जगहों पे ये होता है। और जो अभिनय अच्छा करते हैं सिर्फ वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो वेल एजुकेटेड भी हो सकते हैं या फिर कोई जैसे बिजनेस में इंटरेस्टेड है या कोई जैसे पान की दुकान है किसी की, मतलब वो अपने शौक पे डिपेंड करता है कि किसके में क्या टैलेंट है, कौन क्या कर सकता है। तो अब इसको ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, टाइम बहुत कम है, ढेर सारा वीडियो आपको देना है, तो मैं फटाफट आपके सिलेबस को कवर करने के लिए कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस बार आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मेरे वीडियोस को देख के CUET, UG, PG में बहुत सारे लोगों को एडमिशन मिला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और उन लोगों ने मुझे तहे दिल से बहुत धन्यवाद किया है। तो मैं चाहती हूँ कि नेट के एग्ज़ाम्स में भी कुछ लोगों का बहुत अच्छे से हो जाए, जो खास करके उन लोगों का जो बहुत ध्यान से मेरा वीडियो देखते हैं और मुझसे एक छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में मेरा काम और आसान हो जाता है। तो मैं भी अब आसान से लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ। अब रामलीला की बात हो गई, अब रासलीला पे चले आते हैं। रासलीला के बारे में किताबों में कहा गया है कि श्री कृष्ण को अवतार के रूप में पूजा जाता है। रासलीला में लोकधर्मी तत्व प्रधान होता है। लोकधर्मी और नाट्यधर्मी को समझना बहुत आसान होता है। लोकधर्मी, जैसे लोकधर्मी को समझने के लिए आप फोक कल्चर में चले जाइए, जैसे गांव में होता है, हर स्टेट का अलग अलग फोक सॉन्ग, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट सब कुछ होता है, तो उसको करने के लिए किसी शास्त्रीय नियमों का पालन करना नहीं होता। वो जैसे चाहे वैसे सुर ताल में गाना गाते हैं, इंजॉय करते हैं, हर मौके पे वो कुछ न कुछ प्रेजेंट करते हैं जिसमें कि डांस, गाना, इंस्ट्रूमेंट सब कुछ होता है, तो उसे लोकधर्मी। तो उसी तरह से कहा जाता है कि जो रासलीला में लोकधर्मी नियमों का पालन किया गया। नाट्यधर्मी क्या है? नाट्यधर्मी में जो स्टेज पे परफॉर्मेंसेस होते हैं उसमें शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाता है। जो मैंने ये इंटरनेशनल एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था जो कि थिएटर का था, जिसमें कि बाहर से, विदेश से लोग आए थे, जिसे मैंने शेयर भी किया है आपके साथ। 2023 में ही मैंने उसे अटेंड किया था, दिसंबर मंथ की बात बता रही हूँ, पिछले साल का। तो उसमें वो लोग बता रहे थे कि जैसे आपको एक्टिंग करना आता हो, सबको ऐसे ही बोल रहे थे कि जो आप नेचुरल चीज़ें घर पे करते हैं या कहीं पे भी करते हो उस तरह से आप अभिनय में करिए, फिर उसके बाद हम लोग सिखाने का काम करेंगे। मतलब वो लोग भी हमारी तरह पहले बेसिक चीज़ें करते हैं, नॉर्मल जो हम लोग हरकतें करते हैं जैसे एक्टिंग में, उसी तरह से फिर बाद में सीखने का काम, जो लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक,
अब रासलीला में के अंतर्गत रास नृत्य में हल्लिस या हल्लिसक नृत्य प्रधान है। भागवत परंपरा की रासलीला में शरद पूर्णिमा का उल्लेख है। शरद पूर्णिमा के दिन ही महारास का ये आयोजन किया गया था, जिसमें कि कृष्ण सबके साथ डांस किए थे, मतलब नृत्य किए थे, डांस नहीं। अब हम चले आते हैं अंकीय नाट। अंकीय नाट, इसको अंकीय नाट भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आसाम की लैंग्वेज में अंकिया नाट, ये असमिया लोक नाट्य है जिसका प्रवर्तन वैष्णव संत श्रीमन शंकर देव ने किया था। अभी जतिन गोस्वामी जी आए थे 2023 में हम लोगों के साथ। सत्रिय का वर्कशॉप भी हुआ था और उसके पहले भी सत्रिय का 2 बार हो चुका है, 2022 में भी हुआ, 23 में भी हुआ। तो उन्होंने हमें अंकीय नाट और सत्रिय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी और हम लोगों ने यहाँ पे जो है कुछ सत्रिय नृत्य को सीखने का प्रयास किया, कुछ बेसिक चीज़ों को समझा, जाना और एक छोटा मोटा परफॉर्मेंस हम लोगों ने दिया। तो सत्रिय नाट जो डांस है वो अंकीय नाट से आपस में कनेक्टेड है। कैसे, अब हम बता रहे हैं। एक तो सबसे पहले सत्रिय वाला जो वीडियो है आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सत्रिय के बारे में जतिन गोस्वामी जी की पुस्तक यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रखी गई है। उसके अलावा यहाँ उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनको सत्रिय पे कोई बुक नहीं मिलेगी, तो उसको देखने के लिए आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में बनारस में एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, या अपने जिस स्टेट में हैं वहाँ पे देख सकते हैं। अंकीय नाट के बारे में ये कहा गया है कि इसका उद्देश्य क्या था, जो असमिया समाज में व्याप्त जादू, टोना, टोटका, ये सब अंधविश्वास था, जो बलि प्रथा थी, इन सब का विरोध शुरू हो चुका था। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे समाज के लिए सही नहीं है, इसका विरोध शुरू हो गया था और उसी के दौरान इसका स्टार्ट हुआ, मतलब अंकीय नाट का, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वैष्णव भक्ति के रूप में जन आंदोलन था, जिसमें भाषा, कला और संस्कृति के पुनर्निर्माण की चिंता शामिल थी। मतलब एक तरफ वो सब चल रहा था, जादू, टोना, बलि और ये सब, जिसका कि उन्होंने भी हमें बताया, जतिन गोस्वामी जी जो गुरु हैं, और उन्हें भारत सरकार की ओर से कई सम्मान प्रदान किया गया है, जिसका कि उल्लेख मैंने अपने सत्रिय वाले वीडियो में किया है। तो उन्होंने बताया कि इन सब चीज़ों का जब विरोध स्टार्ट हुआ तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह अंकीय नाट को प्रस्तुत किया जाने लगा, जिसमें कि ये सारी चीज़ें हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। यह एक सामाजिक लोकनाट्य था, जिसमें नाटकों का विषय क्या था, कालिया दमन और पत्नी प्रसाद, केली गोपाल, रुक्मिणी हरण, परिजात हरण, राम विषय जैसे नाटकों में राम और कृष्ण का वर्णन है। ये नाटकों के नाम हैं। अंकीय नाट के अंतर्गत जो नाटक होते हैं ये उनके नाम हैं। अब हम चले आते हैं जात्रा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जात्रा मैंने कई बार देखा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी जात्रा करने के लिए एक टीम आई हुई थी। यूट्यूब पे भी आप जात्रा ओपन करके कई वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें पहले जात्रा में भक्ति से रिलेटेड था, अब सामाजिक सारे विषय हमारे जो नॉर्मल लाइफ में होते हैं उनको लेके यात्रा किया जाता है। ये एक ग्रुप परफॉर्मेंस है जिसमें स्त्री पुरुष अब सभी लोग भाग लेते हैं। पहले यात्रा में कीर्तन होता था, डांस होता था, सब चीज़ें होती थी, पर अब सामाजिक विषयों को लेके यात्रा परफॉर्म किया जाता है। ये वेस्ट बंगाल का एक लोकनाट्य है। ये पूछा जाता है नेट के एग्जाम में कि यात्रा कहाँ का लोकनाट्य है, तो अगर वेस्ट बंगाल दिया रहा तो वेस्ट बंगाल, और अगर मान लीजिए उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों दिया रहा तो दोनों ऑप्शन सही है। जैसा कि मैंने बताया ये संगीत तथा नृत्य प्रधान है। 16वीं शताब्दी के चैतन्य महाप्रभु जो एक वैष्णव संप्रदाय के भक्त थे, यह वैष्णव भक्ति व प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ यात्रा की बात हो रही है। यात्रा वैष्णव संत चैतन्य देव के पहले से चली आ रही एक परंपरा है, मतलब उन्होंने जब से बताया उसके पहले से ये परंपरा चली आ रही है। श्रीमद् भागवत की कथाएं नाट्य
लोक नृत्य संगीत गीत पर आधारित होता है। मतलब इसका जो विषय क्या क्या है वो इसमें बताया गया है, जिसमें चंडी मंगल जात्रा सबसे लोकप्रिय जात्रा है जो कि वेस्ट बंगाल का माना जाता है। अब हम इसके दूसरे सेक्शन में चले आते हैं। जात्रा रंगमंच जो है वेस्ट बंगाल में शक्ति पूजा के रूप में माना जाता है, इसका प्रतीक है। मतलब माँ दुर्गा को वहाँ पे शक्ति के रूप में पूजा जाता है और देवी दुर्गा के शक्ति पूजा का प्रतीक जात्रा को माना जाता है। इसमें पात्र होते, विदूषक होते, नायक नायिका, नर्तक नर्तकी और इसके अलावा बहुत सारे कलाकार, इस पे ढेर सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम आम जीवन में देखते हैं, वो सब इसमें भाग लेते हैं। जैसा बताया ग्रुप परफॉर्मेंस, और इसमें धार्मिक, सामाजिक और सामान्य विषय होता है। ये तो हो गया जात्रा। अब आपके नेट के सिलेबस में दिया हुआ है यक्षगान का टॉपिक। अगर एक चीज़ हम ये बता रहे हैं कि मैं टॉपिक वाइज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बार बार आपको नेट का एग्ज़ाम देना ना पड़े। आप क्वेश्चन पेपर को फॉलो करें या ना करें, सिलेबस को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि जो भी आएगा वो सिर्फ सिलेबस से आएगा, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। ऐसा है कि कुछ लोग भरतनाट्यम सीखते हैं, कुछ लोग ओडिसी सीखते हैं, कुछ लोग कथक सीखते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स और डांस का वो एक ही पेपर होता है, जिसके 2-3 सेट होते हैं। ऐसा नहीं कि स्टेट वाइज अलग अलग पेपर होगा। तो वो एक डांस के बारे में नहीं पूछेंगे या एक थिएटर के बारे में नहीं पूछेंगे। और सिलेबस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसको सब लोग कवर नहीं कर पाते और उतना टाइम भी नहीं रहता है। अभी हमारे पास लगभग आप मान के चलिए कि उधर 15 दिन 1 से 15 के बीच में होगा, तो आज मान के चलिए कि आपके पास इधर के 15 दिन हुए, उधर मैक्सिमम 10 दिन, आपके पास 20 से 25 दिन का समय है जिसमें आपको पूरा रेडी करना है। तो इसमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी आंसर इसके लगा पाएंगे। जैसे वेस्टर्न बैले के कई सारे वीडियोस हैं जो मैंने दिए हैं, उन्हें आप देख लीजिए। क्लासिकल डांसेस जिनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उन्हें देख लीजिए। रस पे पूछा जाएगा, नाट्य शास्त्र का 2 वीडियो है, उसे भी देख लीजिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जब आप इनको देख लेंगे तो आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा। और रामायण महाभारत, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रामायण और महाभारत का क्वेश्चन ना आए। कम से कम रामायण महाभारत मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें फिर से मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा 2023-24 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा होगा, उसी पे अनसीन पैसेज आएगा। और डांस ड्रामा थिएटर में परफॉर्मिंग आर्ट्स और फोकलोर थिएटर या फिर कोई एक डांस फॉर्म जिसको लेके अनसीन पैसेज आएगा, या तो नाटक के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अनसीन पैसेज में आंसर रहेगा, उसका 5 क्वेश्चन रहेगा जो कि आसानी से आप लगा सकते हैं। अब हम चले आते हैं एक दूसरे टॉपिक पे। यक्षगान, ये कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय लोकनाट्य है। इसकी शुरुआत का समय 16वीं शताब्दी माना जाता है। कर्नाटक के पहले, अब ध्यान से सुनिएगा, कर्नाटक के पहले यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व केरल में भी होता था। कुछ लोगों को ये बात शायद पता ही नहीं है कि वहाँ शुरुआत हुई। वहाँ का सबसे बड़ा, इसे फोकलोर थिएटर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत इन जगहों पे भी मानी जाती है। इसके उद्भव का श्रेय कर्नाटक संगीत, संस्कृत और कर्नाटक साहित्य को जाता है, और जिसमें हमें कर्नाटक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। मतलब कर्नाटक संगीत भी है, संस्कृत लैंग्वेज भी है और कर्नाटक साहित्य भी है। जैसे मैंने कर्नाटक वोकल सीखा हुआ है, उसका मैंने 3 पार्ट दिया हुआ है, कनेक्शन बिटवीन भरतनाट्यम एंड कर्नाटक। तो कर्नाटक संगीत में संस्कृत में भी गाने होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज है उसमें भी गाने आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो कर्नाटक संगीत में संस्कृत भाषा का बहुत महत्व अलग है।
और कर्नाटक संस्कृति अलग चीज है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इस पर संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला, लय, नृत्य विधि का प्रभाव देखने को मिलता है। इसको बचाए रखने का श्रेय जाता है किनको? शिमोगा और चिकमंगलूर। ये कौन सी जगह है? ये जगहों के नाम है, ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है। ये क्षेत्र है जो कि वहाँ पे कन्नड़ क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। यक्षगान में प्रस्तुत किए जाने वाले खेल को आटा, आटा मतलब खाने वाला आटा नहीं, वहाँ का जो खेल है उसको आटा कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन में आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। आटा का मतलब यहाँ पे खेल यानी गेम, जिसकी धुरी भागवत है जो आटा का निर्देशक होता है। इसमें विष्णु के दशावतार की कथाएं होती है। जो लोग भरतनाट्यम और कथक, ओडिसी ये सब के स्टूडेंट्स हैं, दशावतार के बारे में सब जानते हैं। इसके अलावा रामायण और महाभारत की कथाएं, रामायण और महाभारत की कथाएं ऐसी हैं जो हर पेपर में पूछी जाएंगी। श्रीमद् भागवत की कथाएं, इसमें पूर्व रंग के नियमों का पालन, अगेन जैसे कुटियाट्टा में बताया इसमें भी वही। इसमें पूर्व रंग के नियमों का पालन होता है। लास्य है, रुक्मिणी व सत्यभामा का पात्र बहुत मुख्य होता है। इसमें गति बहुत प्रधान है। फुटवर्क मतलब यक्षगान में बॉडी मूवमेंट, फुटवर्क और स्पीड, जिसका कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। मतलब जब आप देखिएगा यक्षगान को तो आपको ये बात समझ में आएगी। और कुछ इसमें नाम आप नोट कर लीजिए। बड्डोलक, बड्डोलक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है जो कि यक्षगान से रिलेटेड है। इसके जो गीत छंद होते हैं जिनमें कि माना जाता है कि ये 300 से 500 प्रकार के होते हैं। इसमें युद्ध का वर्णन होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में स्तुति होती है और इसका मंगल गान इसमें होता है और इसका अंत बहुत सुखद होता है। और इसमें जो क्या बोलते हैं भागवत, जो कि मतलब इसको प्रेजेंट करता है, जैसे स्टेज पे आके बताता है कि अब यक्षगान स्टार्ट होने वाला है। जब कोई त्रुटि हो जाती है या कार्यक्रम के दौरान, जैसे हम ही लोग कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो बनाते समय भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम लोग मैनेज करते हैं। तो उसी तरह से भागवत जो होता है यक्षगान में, वो एंड में जाता है और बोलता है कि कलाकारों की तरफ से या मेरी तरफ से या हम सब की तरफ से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो हमें क्षमा प्रदान करें। ठीक है, और ये जो है क्षमा याचना के बाद इस कार्यक्रम का एंड माना जाता है। अब यह यक्षगान हो गया। अब हम चले आते हैं थोड़ा सा जिसमें गुफाओं के बारे में, मतलब केव्स और पेंटिंग्स के बारे में, जिसमें कि मैंने पहले भी बताया है आपको अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। अजंता एलोरा में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नृत्य से संबंधित देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन एलिफेंटा में उतना स्पष्ट आपको नहीं मिलेगा, फिर भी कुछ कुछ जानकारी मिलेगी। अजंता की गुफाओं में जो मंदिर है उसमें आपको नृत्य, संगीत के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अजंता एलोरा जब आप पढ़ेंगे, वो गूगल पे काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो अभी टाइम नहीं है, बाद में मैं किसी समय उसको भी शेयर करूँगी। तो उसमें किस संख्या में क्या है वो मैं शॉर्ट में आगे बता रही हूँ कि क्या क्या है। इसके अलावा बादामी गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में नृत्य का वर्णन है। अब थोड़ा सा चले आते हैं बाघ की गुफाओं के बारे में बात करते हैं कि भाई डांस के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ गुफाओं में हम डांस वाले टॉपिक को लेके ही चलेंगे। बाघ की गुफाओं के में कहाँ नृत्य, भित्ति चित्रों में एक नृत्य का दृश्य है। इस दृश्य में महिला को संगीतकार के रूप में दिखाया गया है तथा एक नर्तक को भी दिखाया गया है। इसमें हाथियों का जुलूस है, जटिल नक्काशी है तथा मूर्तियां हैं। और भित्ति चित्र गुप्त काल, जो कि इसका टाइम पीरियड माना जाता है 4th से 6th सेंचुरी, उसकी कला की शैली इसमें दिखी है। इसमें नर्तकियों को सुंदर वस्त्र और घेरा बना के नृत्य करते हुए अंकित किया गया है।
जैसा कि आप जानते हैं कि अजंता की गुफाओं में भी जो नर्तकियों को और स्त्री पात्रों को दिखाया गया है पेंटिंग्स में, उनके आँख, उनके आईब्रोज, उनके नोज, उनके लिप्स इतने शार्प हैं, उनकी ज्वेलरी, उनके काजल, लिपस्टिक, बिंदी, ये सारी चीज़ें आपको अजंता की पेंटिंग में देखने के लिए मिलेंगी। और साथ ही साथ ये बाघ की गुफाओं में भी बताया गया है कि सुंदर केश, विन्यास, वस्त्र एवं वाद्य यंत्र लिए हुए युवतियां दिख रही हैं। अब बादामी की गुफा के बारे में शॉर्ट में बताती हूँ। इसमें नृत्य में क्या दिखाया गया है, शिव जी को नटराज के रूप में तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये नक्काशी गुफा के प्रवेश द्वार के दाईं ओर चट्टान पे बना हुआ है। और नटराज के बारे में तो आप सब जानते हैं, जिसमें हाथ से अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। और तांडव के बारे में जैसे कि मैंने बताया, इंस्टाग्राम पे आप देखिएगा, नोट्स सारे अवेलेबल है। तांडव 7 प्रकार के होते हैं, लास्ट से 10 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन अभिनय दर्पण में किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आगे के वीडियो में आपको और सिलेबस के हिसाब से जानकारी और मैं क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो रोज आप एक एक वीडियो देखते रहिए और अपने एग्जाम को प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।